विल कंटिन्यू पोटेंशियोमीटर। उसको करने से पहले एक छोटा सा डाउट है रोटेशनल मोशन से। टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें डाउट है स्टूडेंट को, तो वो क्वेश्चन मैं सबके लिए करा देता हूँ। लेट्स डू इट फॉर एवरीवन। ठीक है, क्वेश्चन ये है इन शॉर्ट कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, या व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज क्या है? ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन अभी समझा देता हूँ, बट आई सजेस्ट यू, अगर आपको चाहिए तो आप अपनी नोटबुक में रोटेशनल मोशन टॉपिक में जाओ। रोटेशनल मोशन, जहां पे आपने रेडियस ऑफ गायरेशन लिखा था, उसके आसपास कहीं स्पेस मिले तो वहां पे लिख लो जो मैं बता रहा हूँ अभी। ओके, सो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कि हम लोग ने रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों डिस्कस किया? व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ डायरेक्टली। आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंस, उसके बाद मैं समझाऊंगा ये कैसे आया। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। वी नो द फॉर्मूला यूजिंग विच वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर किसी को भूल गया है तो फॉर्मूला ये थी, दैट mk स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग k निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर k रेडियस ऑफ गायरेशन अगर किसी बॉडी का हाई आ रहा है, if k is coming higher about a one particular axis, एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए आपने k फाइंड किया और वो हाई आ रहा है, इसका मतलब होता है दैट जो पार्टिकल्स है ना उस बॉडी के, k हाई आने का मतलब ये होता है कि जो उस बॉडी के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स विथ विच बॉडी इज मेड अप ऑफ, वो जो पार्टिकल्स है ना वो एक्सिस से काफी दूर है, डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज अवे फ्रॉम एक्सिस। अगर k हाई होता है ना, हायर द k, दैट मींस पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज अवे फ्रॉम एक्सिस। पार्टिकल्स ज्यादा दूर हैं, मतलब ऑन एन एवरेज पार्टिकल्स दूर हैं। और अगर k लो आता है, इफ द वैल्यू ऑफ द k इज कमिंग वेरी लो, लो वैल्यू ऑफ k है, दैट मींस पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोजर टू द एक्सिस। सो k हमको ये बताता है दैट पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस और क्लोजर टू द एक्सिस, वो k से पता चल जाता है। देखो, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर ये एक एक्सिस है, इट्स एन एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस में के अराउंड बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, देयर आर मेनी पार्टिकल्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि सबको सारे के सारे पार्टिकल्स एक्सिस के नियर है। These particles are very near to the axis. The complete body is lying on the axis. बहुत नियर है ये एक्सिस के। तो पता है क्या होगा, अगर ये सारे पार्टिकल एक्सिस के नियर है तो इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, आर डिस्टेंस, हाँ, इन सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, इट इज आर। ये आर भी काफी कम रहेगा, आर विल आल्सो बी वेरी लेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला याद करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो अगर ये r ही बहुत छोटे हैं, दिस r विल बी वेरी लेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी काफी लेस आएगा। ओके, और अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लेस, तो k भी काफी लेस आएगा, तो k विल आल्सो बी लेस। अब अगर ये जो पार्टिकल्स हैं, दी सेम पार्टिकल्स दैट आई टुक, अगर यही पार्टिकल्स एक्सिस से अवे चले जाएं, इफ दिस पार्टिकल गोज अवे फ्रॉम एक्सिस, यही सेम पार्टिकल्स एक्सिस से अवे हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, एंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, k विल इंक्रीज। ठीक है, सो अल्टीमेटली k जो है ना वो बढ़ता है अगर पार्टिकल्स एक्सिस से अवे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके,
अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, अगर आप थोड़ा डीप में सोचेंगे तो आपको लगेगा सर कि आई भी वही डिनोट कर रहा है और के भी वही डिनोट कर रहा है। देखो, जैसे ही आपने बोला पार्टिकल्स आर नियर द एक्सिस, आई वाज आल्सो लेस, हेंस के वाज लेस। सो आई और के दोनों एक ही चीज पे डिपेंड कर रहे हैं, ये करेक्ट है। लेकिन आई मास पे भी डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो डिपेंड्स ऑन मास। अगर मास कम रहेगा तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। के जो है, के रेडियस ऑफ गायरेशन, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। के प्योरली डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस बॉडी में पार्टिकल ज्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसका के ज्यादा होता है। रिमेंबर इन शॉर्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आपको एक सेंटेंस में लिखना है तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, वो सेंटेंस आप लिख लो। द रेडियस ऑफ गायरेशन of a body, the radius of gyration of a body about a particular axis, about a particular axis is the measure of, is the measure of how away, is a measure of how away the particles are distributed around that axis. How away, how away the particles are distributed about the axis, ठीक है। How away the particles are distributed around the axis, ठीक है। इसका अगर सिंपल मीनिंग निकालें तो इसका मतलब है के से हमें ये पता चलता है कि ये मेजर करता है कि पार्टिकल कितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस से। मतलब जितना वो दूर जाएंगे उतना के बढ़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना आप याद रख सकते हो, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ के। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गिवन है तो मैंने करा दिया, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अब हम लोग अपने इस टॉपिक पे आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कम टू द पोटेंशियोमीटर टॉपिक। ओके, सो लास्ट टाइम पोटेंशियोमीटर टॉपिक चल रहा है। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया था। मतलब ये किस बेसिस पे काम करता है, इसका बेसिक आइडिया क्या है वो बताया था। आपको याद होगा, बेसिक आइडिया सिर्फ इतना है दैट ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, दिस ए बी, लुक एट दिस ए बी, ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर। जो ए बी है ना, इट्स अ पोटेंशियोमीटर वायर। ए बी वायर के ऊपर अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, इफ आई टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, ऐसे दो पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। The potential difference between any two points, potential difference between any two points on the potentiometer wire is directly proportional to length of wire between those two points. याद है ये हमने प्रूफ किया है। और इसके बाद प्लीज एक याद रखो, as soon as you remove this proportionality sign, you need to put constant k डालना है, k। इस k के बारे में डिस्कस किया था मैंने। k is known as potential gradient। k को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, क्योंकि k जो है इट इज गिवन बाय v अपॉन l। k विल बी v अपॉन l। v अपॉन l मींस पोटेंशियल डिफरेंस पर लेंथ। ऑन हो रहा है, प्लीज ऑफ करो। बार बार माइक पे हाथ क्यों चला जाता है। तो v इक्वल्स टू kl है। k इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि जो k है इट इज सिंपली v बाई l। k क्या होगा, v बाई l होगा ना। मतलब इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर एवरी 1 मीटर। वायर पर हर 1 मीटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस एवरी 1 मीटर, वो के है, ठीक है। तो के इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ओके, सो के, अगर थोड़ा के के बारे में बता दूं तो के इज आल्सो गिवन बाय आई इनटू सिग्मा। ये भी मैंने लिखवा के दिया था।
K is given by I into sigma. सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ एवरी 1 मीटर. 1 मीटर वायर की रेजिस्टेंस वो तो फिक्स होती है. हर 1 मीटर की रेजिस्टेंस तो फिक्स होगी ना. ठीक है. सो ये चीजें ध्यान में रखो. टुडे वी विल गो फॉर नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग विल बी एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके. Today we'll go for next topic, which is applications of potentiometer. You can put the heading applications of potentiometer. Okay, applications of potentiometer. मतलब पोटेंशियोमीटर हम लोग किस काम के लिए यूज कर सकते हैं. लेट्स सी इट्स यूजेस. ठीक है. सबसे पहला यूज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. स्टार्ट विद द फर्स्ट यूज. ठीक है. फर्स्ट यूज ये है कि जो ये आपका पोटेंशियोमीटर है ना, it is used to find unknown EMF of a cell. It is used to find EMF of a cell. देखिए आपको ये पता है कि if I take any cell, सेल लेंगे. हाँ बड़ा सीरियस किया. मयूरेश आपको हाथ में कुछ प्रॉब्लम है? माइक आपका ऑफ करो. जानबूझ के डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए बैठे हो क्या? स्टूडेंट अभी किसी का गलती से माइक ऑन नहीं होना चाहिए. बी केयरफुल. मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला आंसर देने को या ये जवाब दो कि गलती से माइक बटन ऑन हो गया. खाली चुपचाप बैठ के स्क्रीन को देखना है और जो बता रहा हूँ वो लिखना है. तो बीच में माइक कहाँ से ऑन हो रहा है? बी केयरफुल स्टूडेंट्स. हाँ. सो ये है कि इट इज यूज टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल. अब स्टूडेंट आपको ये पता है कि जो सेल होता है, हर सेल की अपनी ईएमएफ होती है. ठीक है. अगर किसी को ये भूल गया है कि ईएमएफ एग्जैक्टली क्या होती है, तो मैं बता दूं. ईएमएफ ऑफ अ सेल is actually the amount of energy that is spent by the cell on every 1 coulomb of charge when 1 coulomb of charge passes through that cell. जब करंट फ्लो होता है मतलब चार्जेस फ्लो होते हैं सर्किट में. जब चार्जेस सेल के अंदर से पास होते हैं, सेल उनको जितनी एनर्जी देता है 1 कूलम के चार्जेस को, उसको सेल का ईएमएफ कहते हैं. ओके. तो ईएमएफ इज नथिंग बट एनर्जी गिवन टू 1 कूलम. एनर्जी स्पेंड ऑन 1 कूलम. ठीक है. और जितना एनर्जी 1 कूलम पे स्पेंड होता है, वर्क डन ऑन पर कूलम, वर्क डन पर कूलम ऑफ चार्ज, एनर्जी स्पेंड ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं. so, इसलिए ईएमएफ फॉर इज अ काइंड ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस. सो पहला एप्लीकेशन ये है दैट इट इज यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल. ठीक है. अभी कैसे ईएमएफ फाइंड करना है ध्यान से देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस सर्किट. ये सर्किट देखो ध्यान से. नो नीड टू ड्रॉ, just look at it. AB is a potentiometer wire which can be 1 meter to 10 meter long. 10 मीटर तक लंबी हो सकती है वायर. उसके बाद from A end this cell is connected. ये जो सेल है ना, इसका EMF फाइंड नहीं करना है. ठीक है. आपको EMF ऑफ सेल फाइंड करना है ना, बट दिस इज नॉट द सेल जिसका EMF फाइंड करना है. इसका EMF नोन है. ठीक है. इस सेल को हम लोग ड्राइवर सेल कहते हैं. ड्राइवर सेल. दिस इज ड्राइवर सेल. ड्राइवर सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब आप ये सेल कनेक्ट करते हो, इस सेल की वजह से पोटेंशियोमीटर वायर में करंट ड्राइव होता है, मतलब करंट रन होता है इन दिस पोटेंशियोमीटर वायर. ये देखिए ऐसे. सी दिस डायरेक्शन ऑफ करंट. ये करंट पता है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चलता ही रहेगा. इट्स अ मेन करंट इन द सर्किट. ये को जो करंट है वो इसने प्रोवाइड किया है, ये सेल ने.
इस सेल को बोलते हैं ड्राइवर सेल, ओके, एंड समटाइम इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी सेल, ड्राइवर सेल और प्राइमरी सेल, ठीक है। ये करंट रन हो रहा है, लेट्स से दिस करंट इज आई। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर आप इस ड्राइवर सेल को चेंज नहीं करेंगे और ये रियोस्टेट को चेंज नहीं करेंगे तो ये करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो होता रहेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस करंट ओनली, इस करंट की वजह से आई कैन से वायर की कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लो, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द वायर बिकॉज ऑफ दिस करंट। सो याद रखो इस सेल को ड्राइवर सेल कहते हैं, ठीक है। यहां तक सर्किट मैंने उस दिन भी बनाया था, इट इज सेम। अब मैं इस सर्किट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बना रहा हूं, ध्यान से देखो। फ्रॉम दिस ए पॉइंट, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम ए पॉइंट, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस ड्राइवर सेल इज कनेक्टेड, ठीक है। अब ए पॉइंट से आप एक और कनेक्शन निकालेंगे, लुक एट दिस, ए पॉइंट से फ्रॉम ए पॉइंट पॉजिटिव सेल ऑफ सी अनदर सेल इज कनेक्टेड नाउ। ये एक और सेल है, ये वो सेल है जिसका ईएमएफ अननोन है, दिस इज सेल ऑफ अननोन ईएमएफ। इसी का सेल का ईएमएफ तुमको फाइंड करना है। तो सपोज ये जो सेल है ना, इसका ईएमएफ है ई एक्स, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ई एक्स इज ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ठीक है। और ये जो ईएमएफ है वो अननोन है, वी वांट टू फाइंड आउट दिस ई एक्स। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल कनेक्टेड टू ए, सी द नेगेटिव टर्मिनल, negative terminal will go to galvanometer, negative terminal galvanometer को जाएगा, and then other end of the galvanometer, galvanometer का दूसरा side will be connected to the wire, और जो वायर है देखो ध्यान से, ये वायर लास्ट में एक पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। वायर फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू वन पेंसिल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं जॉकी, याद है, वायर इज कनेक्टेड टू जॉकी, चलो इसको मैं जे लिख देता हूँ, जे इज कनेक्टेड टू जॉकी whose name I written as J, ठीक है, जे जॉकी है यहाँ पे। जॉकी क्या होता है मैंने आपको इसमें बताया था ड्यूरिंग मीटर ब्रिज। अब कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है, उनको लगेगा कि सर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है, ये सब तो मीटर ब्रिज में था, तो ये भी क्या मीटर ब्रिज है? नहीं, इसका वर्किंग बिल्कुल मीटर ब्रिज के जैसा नहीं है, इट्स वर्किंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इट इज अ पोटेंशियोमीटर नॉट अ मीटर ब्रिज, मतलब वर्किंग वाइज दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले डायग्राम है स्टूडेंट्स, आपको चाहिए तो ये डायग्राम पूरा ड्रॉ कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू द वर्किंग, ठीक है। ड्रॉ दिस डायग्राम। और ये हेडिंग डाल दो दैट इट इज यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, फर्स्ट एप्लीकेशन। Finish it fast. Okay, so I hope it is completed now. ठीक है, ठीक है। अब देखो ये वर्किंग कैसे होता है, लेट्स सी इट्स वर्किंग, ठीक है,
वर्किंग आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आपको ये चीज पता हो स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। वायर के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट्स लो, लेट्स से ये जो ए और जे ऐसे करके दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन देम। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय k टाइम्स l। याद रखो वायर की कोई भी, ये पॉइंट याद होना चाहिए, वायर की कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज k टाइम l। l इज अ लेंथ बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो वायर की कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कितना, kl, ठीक है। तो चलिए अभी मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज द वर्किंग नाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज सुन एज यू कनेक्ट दिस की, जैसे आप एक की कनेक्ट करोगे द करंट इन द सर्किट विल स्टार्ट, करंट फ्लो होगा इन द सर्किट, मतलब ए से बी की तरफ करंट फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये सेल कनेक्ट किया है विद गैल्वेनोमीटर एंड देन जॉकी। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, ये जो जॉकी है ना, द जॉकी विल बी स्लाइडेड ऑन द वायर। जॉकी को हम लोग वायर पे टच करेंगे ऐसे, ठीक। मेरे हाथ में ये जो पेंसिल है ये जॉकी है, सपोज इसको ऐसे टच करेंगे, ऐसे ऐसे वायर पे टच करते रहेंगे, उस टचिंग को हम लोग बोलते हैं टैपिंग। जॉकी विल बी टैप्ड ऑन द वायर। ऐसे जब टच करोगे ना तो आप देखोगे बार बार ये गैल्वेनोमीटर में करंट चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली जब ये जॉकी अलग अलग पॉइंट्स पे टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर में करंट बार बार चेंज होगा। ऐसे करते 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 आप वायर पे जॉकी को टच करते रहो, बाय टचिंग सो मेनी पॉइंट्स यू विल गेट वन पॉइंट। आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे जॉकी टच करने पर करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बिकम जीरो। एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पे करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बिकम जीरो। वो जो पॉइंट है जहां पे करंट जीरो हो जाएगा इन द गैल्वेनोमीटर, दैट पॉइंट इज अगेन कॉल्ड एज नल पॉइंट। उसको नल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिला, सपोज उसको नाम देता हूं मैं एन। एन एक ऐसा पॉइंट है जिसपे आप जब जॉकी को टच करोगे तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बिकम जीरो। जॉकी को जब हटाओगे, एज सुन एज यू रिमूव द जॉकी, सर्किट ब्रेक हो जाता है, गैल्वेनोमीटर का जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, लेकिन टच करने पर भी जीरो आएगा। तो ऐसी पॉइंट को बोलेंगे नल पॉइंट। So by touching the jockey at different points, we will observe the galvanometer. We will get one point on the wire at which the current in the galvanometer becomes zero. करंट जीरो हो गया उसको नल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। लेट्स से वो एन है, ठीक है। अब करंट जीरो क्यों हो गया वो हमको नहीं पता, वो अभी हम लोग देखेंगे करंट एक्चुअली जीरो कैसे हो गया, व्हाई द करंट हैज बिकम जीरो, ठीक है। वो मैं समझा देता हूँ करंट जीरो कैसे हुआ। स्टूडेंट अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो एग्जाम में लिखने की नीड नहीं रहेगी, आपके नॉलेज के लिए खाली बता देता हूँ करंट जीरो हुआ क्यों, व्हाई दिस करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो एट वन पॉइंट। ध्यान से देखो, आपने सर्किट डायग्राम बनाया है, राइट। सर्किट डायग्राम में जो ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये एन पॉइंट है। सपोज ये जो ए और एन पॉइंट है दोनों वायर के ऊपर ही है, दिस ए एंड एन पॉइंट बोथ आर ऑन द वायर, ठीक है। ए पॉइंट से ऊपर आपने ये एक सेल कनेक्ट किया है, इस सेल का ईएमएफ है EX, बराबर आपने लिखा है ये, देन इट इज गैल्वेनोमीटर। उसके बाद ये जॉकी है, यूजिंग दिस जॉकी देखो ये एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि जो वायर के ऊपर दो पॉइंट्स हैं ए और एन, इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल डिफरेंस हियर। और ये जो ईएमएफ है ना, सेल का ईएमएफ है EX है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ये जो दो पॉइंट्स है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EX है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EX है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EX है, और EX पता है कांस्टेंट है, सेल का EMF कांस्टेंट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है EX, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेंथ बढ़ेगी, as the length between these two points will increase,
potential difference will increase. याद है? And as the length between these two points will decrease, potential difference will decrease. तो ये potential difference जो है ना वो चेंज हो सकता है. ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो क्या है? कांस्टेंट. ठीक है. तो पता है लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये है कि जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, व्हेन हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर कंपेयर टू दिस, सो करंट ए से ऊपर की तरफ जाएगा. ए पॉइंट से ऊपर की तरफ फ्लो होगा, मतलब ऐसे. अगर ऊपर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है EX, अगर वो ज्यादा है, नीचे कम है, ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, नीचे ये वाला कम है, तो करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा लाइक दिस. इस क्लोज पाथ में करंट फ्लो होगा. लेकिन बाय चांस सपोज एक ऐसी पॉइंट आ गई जब ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये EX और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो पॉइंट्स के बीच में ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गए. अगर अपर पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया ना, तब करंट इन द गैलोमीटर बिकम जीरो. ठीक है. जब ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे का मतलब ये, ऊपर वाला मतलब ये, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, ये कुछ ऐसे हैं प्लस माइनस प्लस, ये जब दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं ना, तो आपका जो ये पीडी और ये पीडी इक्वल हो गया अगर, तो ओवरऑल ये सर्किट में करंट फ्लो ना बंद हो जाता है. द करंट इन द गैलोमीटर बिकम जीरो. जब ये ज्यादा और ये कम होता है, करंट फ्लो होगा. जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जीरो हो जाता है. So current in the gallantry becomes zero because this potential difference and this potential difference become equal. So ऐसे सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकता है. Hence IG becomes zero. So students, जब गैलेंडर में करंट जीरो होता है ना, उसका मतलब होता है that potential difference over here has become equal to potential difference over here. ठीक है. ये इतना डिटेल में लिखना नहीं है, आपको अपने नॉलेज के लिए बता देता हूँ. ठीक है. अगर किसी को ये पॉइंट नहीं समझी अभी भी, इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो. ये जो सेल है ना, ये जो सेल है, इसकी एंड पॉइंट्स ले लो. एंड पॉइंट्स को चलो मैं नाम देता हूँ MN या तो MP. एंड पॉइंट्स को देखो नेम दिया मैंने MP. ओके. अब आपको देखो एक और तरीके से मैं ये समझा सकता हूँ. इमेजिन दैट अगर करंट इन द गैलोमीटर बिकम जीरो, जब करंट जीरो हो गया गैलोमीटर में, इसका मतलब है P पॉइंट एंड N पॉइंट, ये P पॉइंट और N पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है. If P and N are at same potential, then current never runs from same potential to same potential. जब करंट जीरो हो गया गैलोमीटर में, that means P और N का पोटेंशियल सेम है. ठीक है. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, potentials of P point is equal to potential of N point. ये मैं लिख सकता हूँ. स्टूडेंट ये सब आपको समझाने के लिए, आपको ऐसा कुछ लिखना कुछ भी नहीं है एग्जाम में. पोटेंशियल ऑफ P and N आर इक्वल. ठीक है. अब दोनों को मैं माइनस माइनस साइन लगा देता हूँ. माइनस VP इक्वल टू माइनस VN. दोनों के आगे माइनस साइन लगा दिया. ठीक है. अब देखिए ये जो M पॉइंट और ये A पॉइंट है, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट्स हैं. M और A डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब M और A के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. अगर M और A के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब है A और M के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा. A और M सेम पोटेंशियल पे माने जा सकते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड. पॉइंट A एंड पॉइंट M आर हैविंग सेम पोटेंशियल. तो दोनों साइड में ऐसे लिख देता हूँ, इधर VA लिख दिया, मतलब पोटेंशियल एट A, इधर भी मैंने VA लिख दिया, VA. बट पोटेंशियल एट A इज सेम एज पोटेंशियल एट M. A और M पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है. इधर VA लिख दिया, इधर भी VA लिखना चाहिए, जिसको मैं लिखता हूँ VM. तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P. यहाँ पे आप M लिख दो, यहाँ पे A लिख दो. Here you write on M, here you write on P. इधर M लिखो, इधर P लिखो. तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड P. और इधर आप A लिख दो, तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N. A N पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही MP पॉइंट्स के बीच में है. वही हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन MP पॉइंट
is same as potential difference between A and N points. ऐसे भी हो सकता है, ठीक है. So student, याद रखना that whenever current in the calendar becomes zero, the potential difference between these 2 points become equal to potential difference between these 2 points. Clear? हाँ. अब आप लिखोगे क्या, आपने नोटबुक में क्या लिखोगे, ऐसे लिख दो that whenever current in the calendar becomes zero, whenever current in the galvanometer become zero, that means PD, potential difference between M and P, potential difference between M and P is equal to potential difference between A and N. Potential difference between M and P, diagram में देख लो, it's equal to potential difference between A and N. ठीक है. अब आप में से मुझे कोई बता सकता है what is the potential difference between M and P? M और P पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? EX. EX. अच्छा, और कोई बता सकता है कि व्हाट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N पॉइंट? इसको क्या लिखोगे? A और N के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? Potential difference between any 2 points on the wire is K into L, ना? K is a potential gradient. See students, आप पहले तो ये लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड P, ये 2 पॉइंट्स हैं वायर के ऊपर, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड N. मैं जो पहले सेंटेंस बोला था मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लो. Whenever the current in the galvanometer becomes zero, that means potential difference, PD लिख दो, PD between points M and P is equal to PD between points A and N. Potential difference between M and P is equal to potential difference between A and N. यही चीज आप वर्ड्स में लिखनी थी, ठीक है. तो अभी मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी है, ठीक है. तो ध्यान से आप अपना डायग्राम देख सकते हो. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन M एंड P ये होता है EX, which is EMF of the cell, and potential difference between A and N, this A and N are the 2 points on the wire. A और N जो है वो वायर के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा इतना, K into L. So EX is given by K into L. इसमें जो K है ना, इट्स अ कांस्टेंट जिसको फाइंड आउट किया जा सकता है. K की एक फॉर्मूला है ना, I into सिग्मा. यूजिंग दैट फॉर्मूला I into सिग्मा हम लोग K फाइंड कर सकते हैं. और L क्या है पता है? L is the distance between A and N point. L ये है, देखो डायग्राम में L शो कर दो आप. दिस इज L. L is the distance between A and N point. इसमें N जो है ना वो नल पॉइंट है. N is a null point जब करंट जीरो हो गया गैल्वेनोमीटर में. ये जो L है ना वो हम लोग एक्सपेरिमेंट से मेजर कर सकते हैं. वी विल यूज दिस पोटेंशियोमीटर इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरी में ये पोटेंशियोमीटर होगा, तो लेबोरेटरी में हम लोग ये A से N तक डिस्टेंस मेजर कर लेंगे. A से N तक जो डिस्टेंस है वो L है, ठीक है. ये जो L डिस्टेंस है ना, L is a length of wire from A to N. इस L को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ. L is known as बैलेंसिंग लेंथ. स्टूडेंट ये पॉइंट आप कहीं मेंशन कर दो. ये सब नेम्स मैं वापस बता रहा हूँ. L बैलेंसिंग लेंथ है. ये जो N है इसको नल पॉइंट कहते हैं. J is a jockey. ये जो K है इट्स अ की. और ये जो AB है, AB को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर. ये सब मेंशन होना चाहिए, कहीं मेंशन कर दो, ठीक है. तो L को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है. ये बैलेंसिंग लेंथ इस सेल के लिए है. सुनो स्टूडेंट, ये जो बैलेंसिंग लेंथ है वो इस सेल के लिए. अगर आप यहाँ पे सेल को चेंज करके दूसरा सेल लगा दोगे, दूसरे सेल के लिए दूसरी बैलेंसिंग लेंथ आएगी. सो अलग अलग सेल्स के लिए ये लेंथ अलग अलग आने वाली है, ठीक है. होगा क्या, अब जितना ये बड़ा सेल लेंगे ना, एज द EMF ऑफ दिस सेल विल बी मोर, द बैलेंसिंग लेंथ वुड बी मोर.
आपको ये फॉर्मूला आ रही है, इसमें k कांस्टेंट होता है विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। k का नेम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो ये k कांस्टेंट है, अगर इसमें आप Ex को बढ़ाओगे दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज होना चाहिए, फिर L विल इंक्रीज। तो हर सेल का अपना एक बैलेंसिंग लेंथ आता है, एक पर्टिकुलर सेल के लिए एक पर्टिकुलर बैलेंसिंग लेंथ होती है, ठीक है। तो ये जो L है हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेंगे यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। L is measured experimentally. K is measured by using the formula I into sigma. K measure हो सकता है. When you multiply K and L, you will get EX. EX is the unknown EMF. So this is a way we find unknown EMF of a cell. फॉर्मूला बस इतना ही है, मतलब मैथमेटिकल स्टेप्स इतने ही है, बस हो गया। तो दिस इज अ फॉर्मूला यूजिंग विच वी फाइंड EX, ठीक है। लास्ट में आप खाली इतना लिख सकते हो that K is determined experimentally and L is measured, ठीक है। K is determined experimentally, K को भी हम लोग एक्सपेरिमेंट से मेजर कर सकते हैं, and L is also measured, ठीक है। तो एंड वहां फिर K और L यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उससे EX मिल जाता है, ठीक है। स्टूडेंट आई होप ये समझ गया होगा आपको, लेकिन ये क्योंकि न्यू चीज है आपके लिए, फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग ऑल दिस थिंग्स, तो कंफ्यूजन हो सकता है स्टार्टिंग में, बट आई डोंट थिंक इट इज दैट डिफिकल्ट। जस्ट एक क्विक रिवीजन बता देता हूँ कैसे हमने फाइंड किया। सी द क्विक रिवीजन। सबसे पहले सर्किट को देखो, अपने दिमाग में डालो इस सर्किट को, बहुत सिंपल है। फ्रॉम ए पॉइंट यू कनेक्ट अननोन सेल, देन अननोन सेल विल बी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, देन इट विल बी कनेक्टेड टू जॉकी। सो देखो यहाँ पे एक क्लोज पाथ बन रहा है, सी दिस क्लोज पाथ, सी दिस, ये क्लोज पाथ बन रहा है। डेफिनेटली क्लोज पाथ में सर्किट में करंट फ्लो होगा, ठीक है। यही क्लोज पाथ मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, हियर सम पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, जिसको आप EMF बोलते हैं। दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस EX है, और ये दो पॉइंट वायर के ऊपर है। These 2 points are on the wire, ना, ये दो पॉइंट्स। मैम म्यूट किया था क्या? मैडम कंटिन्यू कर सकते हैं ना? सॉरी वो गलती से हो गया, स्टूडेंट को म्यूट कर रही थी, आपका हो गया। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी। सो स्टूडेंट्स याद रखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज EX, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे आप टच करो, एज यू टच इट एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेंथ चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। यू विल रिसीव वन पॉइंट when current in the galvanometer become 0. As soon as current in the galvanometer becomes 0, I can say that this potential difference between these 2 points is equal to potential difference between these 2 points. ठीक है, वही मेन आइडिया है। A potential difference between these 2 points on the wire, it's written as K times balancing length, K into L. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको KL लिखेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं EX. सो EX बिकम इक्वल टू KL. आई होप ये क्लियर है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं होगा, आई एम श्योर। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर दैट इज यूज्ड टू फाइंड EMF ऑफ अ सेल, ठीक है। यहाँ पे आप मेन पॉइंट्स लिख लो, बाद में आप टेक्स्ट बुक से इसके नोट्स देख सकते हो, या तो वी विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो, बट मेन आइडिया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हुआ ये, दैट इज मेन। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नोट्स मिल जाएंगे बाद में भी, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के ले लो सब, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें कोई डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। इज देयर एनी डाउट इन दिस एक्सपेरिमेंट? नहीं है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि ये जो दो एंड पॉइंट्स हैं सेल की, जो ये दो एंड पॉइंट्स हैं M एंड P, इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EX होगा, याद है? ये करेक्ट भी है, इट्स आल्सो करेक्ट।
बट ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है। आपका नॉलेज के लिए एक पॉइंट और बता देता हूँ, दिस विल बी यूजफुल। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, सपोज ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, तो मैंने बताया कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैंने अभी बताया वो ईएमएफ के इक्वल होता है। बिटवीन दीज टू पॉइंट, बिटवीन दीज टू पॉइंट क्या कनेक्टेड है? सेल कनेक्टेड है। सपोज सेल का ईएमएफ ई है, तो मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट विल बी ईएमएफ, ठीक है। ये करेक्ट है, लेकिन हमेशा करेक्ट नहीं होता है। देखो ध्यान से, क्या होता है कि हर सेल की अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। सो दिस सेल हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। अगर इस सेल में से करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से इन दिस सर्किट करंट इज फ्लोइंग, तो मतलब इस सेल से भी करंट फ्लो हो रहा है। अगर सेल से करंट फ्लो हो रहा है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है ना, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा I into R. I into R will be the potential drop here. मतलब कुछ एनर्जी लॉस होगी ना इंटरनल रेजिस्टेंस पे, द एनर्जी लॉस्ट ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने IR लिखा है। IR is the energy loss on the internal resistance, ठीक है। सो सेल जो है, सेल एनर्जी देता है, द एनर्जी गिवन बाय द सेल इज E, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस पे एनर्जी लॉस भी होगा, वो लॉस है IR, है ना। सो सेल की जो सप्लाई है, सप्लाई विल बी E, loss will be IR. So overall supply of the cell will be E minus IR. सेल की जो दो एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा E माइनस IR, ठीक है। सेल की जो दो एंड पॉइंट्स हैं उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट वाज इन 11th स्टैंडर्ड। सेल की एंड पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। खाली पीडी भी बोल सकते हो, टीपीडी भी बोला जाता है। टर्मिनल पोटेंशियल वो इतना होता है E माइनस IR, ठीक है। तो एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? E माइनस IR। लेकिन अगर ये करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, लेट्स से सर्किट ओपन है या कुछ रीजन से ये करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, दिस I इज 0, ये I अगर 0 है, सपोज सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, सर्किट इज ओपन, तो I अगर 0 है, इस फॉर्मूला में आप I को 0 डाल दो तो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E। सो ये दो जो पॉइंट्स है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू E व्हेन करंट इज नॉट पासिंग, ठीक है, क्लियर। तो यूजुअली अगर करंट फ्लो हो रहा है सेल में से, तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल कितना होता है? E माइनस IR। ये हमने फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में देखी है आई थिंक। और अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट इज नॉट फ्लोइंग, ये I मतलब 0 हो गया ना, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू E। सो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस E लिया था कि E माइनस IR लिया था? मैंने सिर्फ E लिया था, याद है? बिटवीन दीज टू पॉइंट मैंने क्या लिया था पोटेंशियल डिफरेंस? E। क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा था, याद है? द करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0। अगर करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0 मतलब करंट इस सेल से भी नहीं फ्लो हो रहा है, और जब करंट फ्लो नहीं होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी इक्वल टू E। करंट फ्लो होगा यहाँ पे तो E माइनस IR होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये फॉर्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में देखी है, ये भी पता होनी चाहिए दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द। आयुष दुबे अपना माइक ऑन करो पहले। आयुष दुबे, आयुष दुबे माइक ऑन करो। अब माइक भी ऑन नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको ये लास्ट वाला पॉइंट टीपीडी जो बताया, टीपीडी वो रिपीटेशन चाहिए कि पूरा पोटेंशियोमीटर रिपीटेशन हो गया? हेलो सर।
हाँ, क्या रिपीटेशन चाहिए? सर बस ये लास्ट स्टेप, ये E माइनस आई है, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। माइक ऑन करके रखो प्लीज, सुन अभी, माइक ऑन रखो एंड लिसन। आयुष दुबे, ये एक सिंपल सर्किट है सपोज, ठीक है, इसमें एक सेल लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। अगर बाय चांस करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कब होता है? क्लोज सर्किट होता है। इफ इट इज अ क्लोज सर्किट, करंट इज फ्लोइंग, द करंट विल आल्सो फ्लो थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ से भी करंट फ्लो होगा। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो हो रहा है, तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, the potential difference between these 2 points, it's E minus IR। लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये I 0 हो जाता है, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो I 0 हो गया ना, करंट 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा? E बचेगा। मतलब when it is open circuit, then we can potential difference between these 2 points will be E। अगर ये क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, then it is E minus IR। ये फॉर्मूला आपने देखी है 11th स्टैंडर्ड में कि नहीं? ये देखी No, है में, तो उस टाइम इसका अगर मतलब समझा होगा आपने तो बहुत इजीली जाएगा। स्टूडेंट सिंपल है, आप कोई भी एक सेल ले लो, उसकी जो 2 एंड पॉइंट्स होती है, इन 2 एंड पॉइंट्स को टर्मिनल्स कहते हैं, टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज इक्वल टू E इफ करंट इज नॉट पासिंग, एंड इट इज इक्वल टू E माइनस IR इफ करंट इज पासिंग। क्योंकि देखो इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी कुछ एनर्जी लॉस होगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज सपोज IR। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, I इंटू R, इट्स अ लॉस ऑफ एनर्जी। और गेन ऑफ एनर्जी कितना है? E है। तो ओवरऑल गेन कितना हुआ? E माइनस IR। तो ओवरऑल गेन को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, काफी डिस्कशन हो गया इस पे। एक पॉइंट याद रखना, कभी भी कोई सेल है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट सेल विल बी E माइनस IR। करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो फिर E होगा। यहाँ पे जब करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0, दैट मींस करंट इन दिस सेल आल्सो बिकम 0। करंट ये सेल में भी करंट 0 हो गया, और ये सेल में अगर करंट 0 हो गया, तब मैं बोल सकता हूँ दैट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू E। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट्स इक्वल टू KL। सो E बिकम इक्वल टू KL। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये काफी क्लियर हो गया डिस्कशन। रिमेंबर दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, इट्स यूज्ड टू डिटरमाइन EMF ऑफ अ सेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। डेफिनेटली वी विल डू सम न्यूमेरिकल आल्सो। आज न्यूमेरिकल में नहीं करा रहा हूँ, कीप दिस फॉर्मूलाज इन माइंड, डोंट वरी, वी विल डू न्यूमेरिकल्स आल्सो। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ सेकंड एप्लीकेशन पे। आई एम कमिंग टू द सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। सेकंड एप्लीकेशन ये है दैट पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड रेशियो ऑफ 2 EMFs। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड रेशियो ऑफ 2 EMFs। ठीक है, अब ये क्या है टॉपिक, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर रहा हूं। सी, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड बनाएंगे, on that board this long wire is fitted, AB। ये वायर का नेम है पोटेंशियोमीटर वायर। सबसे पहले A से नीचे आप जाके एक सर्किट बना लो लाइक दिस। ये है ड्राइवर सेल, मेन सेल है ये। देन इट्स की, then rheostat। as soon as you connect this much circuit, current will start flowing in the AB wire। ये देखिए करंट स्टार्ट हो गया फ्लो होना। ये करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा एंड इट विल बी कांस्टेंट करंट। अब A पॉइंट से ऊपर देखो मैंने कनेक्शन लिया है, A पॉइंट से हम लोग ऊपर गए, यहाँ पे एक सेल कनेक्ट किया,
ये कुछ कुछ अननोन सेल के जैसे लग रहा है ना, इट्स अननोन सेल। इसका ईएमएफ है E1। फिर ये ए पॉइंट से ही, राइट फ्रॉम ए पॉइंट ओनली, मैंने एक और वायर लिया। ये देखिए एक और वायर, यहाँ पे एक और सेल कनेक्ट किया। इसका भी ईएमएफ अननोन है, लेट्स से इसका ईएमएफ है E2। मैं इन सेल्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एवरी सेल हैज ए इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा हूं, लेकिन वो है, दे एग्जिस्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आर आल्सो देयर, बट जस्ट आई एम नॉट शोइंग दैट। ये गैल्वेनोमीटर, सब ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर सिर्फ ऐसा लग रहा है कि गैल्वेनोमीटर E1 को कनेक्टेड है, नहीं, गैल्वेनोमीटर E2 को भी कनेक्ट होगा यूजिंग अ की। देखो यहाँ पे देखो एक की है, ठीक है, इस की का नाम है K2, ठीक है। अगर ये आप K2 की को क्लोज करोगे तो फिर ये E2 भी कनेक्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि E1 डायरेक्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी आपको की बनानी है, here also you make one key। E1 के पाथ में भी यहाँ पे की बनाओ स्टूडेंट्स, ये देखो so E1 के पाथ में एक की है which is called K1, E2 के पाथ में एक की है which is called K2। स्टूडेंट दो कीज है, एक E1 के साथ है और एक E2 के साथ है। फिलहाल आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो K1 की है, वो K1 की को हमने क्लोज किया है, दिस की इज क्लोज्ड, सो करंट विल रन फ्रॉम E1 सेल, E2 सेल अभी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। देन गैल्वेनोमीटर के बाद जॉकी, द जॉकी विल बी स्लाइडेड ऑन द वायर, जॉकी को वायर पे स्लाइड करेंगे लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पहले तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लो एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। ओके, कंप्लीटेड, हो गया कंप्लीट, ओवर, ठीक है। सो देखो, अगर आप मैं जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो खाली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे दो सेल्स हैं अननोन, E1 और E2, ज्यादातर नीचे वाला डायग्राम पूरा सेम है, ठीक है, सिर्फ एक सेल की जगह दो सेल अननोन कनेक्टेड है। अब करना कैसे है, ध्यान से देखो, वर्किंग इसका कैसा है, वर्किंग में यहाँ पे समझा रहा हूँ। सपोज K1 जो की है, K1 की इज क्लोज्ड और K2 की जो है वो ओपन है, K1 is closed, K2 is open, जैसा डायग्राम में दिख रहा है। तो ये की क्लोज कर दिया हमने और ये की ओपन है, इससे क्या होगा पता है, इससे सिर्फ E1 सेल गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होगा, मतलब ये जो सर्किट है ऊपर वाला, इसमें सिर्फ E1 सेल इज कनेक्टेड, therefore E1 is connected with गैल्वेनोमीटर, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के साथ कौन कनेक्टेड है, E1, ठीक है। E2 एज इफ है ही नहीं, सिर्फ E1 कनेक्टेड है। अब आप क्या करोगे, ये जो जॉकी है इट विल बी टेस्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वायर, जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे स्लाइड करेंगे ऐसे, आफ्टर स्लाइडिंग इट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स यू विल गेट वन पॉइंट, आपको एक पॉइंट मिलेगा, व्हेन करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बिकम 0,
लेट्स सपोज n इज अ पॉइंट, आपको मिला n पॉइंट जहां पे करंट 0 हो गया गैल्वेनोमीटर में। सबको याद है इस n को बोलते हैं नल पॉइंट, और डिस्टेंस ऑफ दिस n पॉइंट फ्रॉम a, ये जो डिस्टेंस लेट्स से इट इज L1, ये डिस्टेंस L1 है। L1 आप बना भी सकते हो, L1 डिस्टेंस है, ठीक है। सो नल पॉइंट कहां पे मिला? L1 डिस्टेंस पे मिला। आपको अभी फर्स्ट एप्लीकेशन याद है ना? फर्स्ट एप्लीकेशन ऐसा था दैट अननोन EMF इज इक्वल टू K टाइम्स L, ठीक है। यहाँ पे अननोन EMF क्या है? E1 है, और लेंथ कितना मिला? L1 मिला। सो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, इट इज सिमिलर टू फर्स्ट एप्लीकेशन, अननोन सेल विल बी इक्वल टू K टाइम्स L1। सो स्टूडेंट्स, सिर्फ E1 सेल कनेक्टेड है, jockey will be slided on the wire, null point मिलेगी where current in the galvanometer becomes 0. When current in the galvanometer becomes 0, तो मैं ये लिख सकता हूँ that this potential difference equal to this potential difference. That means this potential difference E1 equals to this potential difference KL. Remember, ये है potential difference on the wire, और ये है potential difference across the cell. ये आई होप समझ गया, ये फर्स्ट एप्लीकेशन के जैसा ही है। अब एक काम करो, इस कंडीशन को रिवर्स करो। सपोज K1 की इज ओपन, K1 ओपन है एंड K2 इज क्लोज्ड। K1 इज ओपन्ड, K2 इज क्लोज्ड। यहाँ डायग्राम में देखो, K1 को ओपन कर दिया, K2 को क्लोज किया। मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, बट आप इमेजिन करो, इसको ओपन किया और K2 को क्लोज किया, तो पता है क्या होगा? अगर आपने ऐसा किया दैट K2 connected, K1 open, so E1 will be disconnected in the circuit and only E2 will be connected. So अभी क्या होगा? E2 cell जो है it will be connected to galvanometer. E2 सेल गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल E2 कनेक्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे? वापस ये जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करोगे, यू टैप द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स। टच करते करते आपको एक वापस एक पॉइंट मिलेगा जहां पे करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0। वो पॉइंट को चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो सब, ये देखो यहाँ पे सेम पॉइंट नहीं मिलेगा, कहीं और आपको पॉइंट मिला। सपोज इस पॉइंट का नाम है N डैश, एक पॉइंट मिला वेयर अगेन करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0। इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ इट इज लेट्स से L2, ये लेंथ है L2। कोई नीड नहीं है ड्रॉ करने की, अगर चाहिए तो बनाओ, लेकिन नहीं भी बनाए तो चलता है। L1 बनाए तो भी चलेगा सिर्फ। सो लेंथ है L2। सो E2 सेल के लिए लेंथ कितनी आ रही है? L2। E1 सेल के लिए L1। तो सेम प्रोसीजर आपने E1 के साथ किया, सेम प्रोसीजर E2 के साथ करो। नाउ यू विल गेट अ बैलेंसिंग लेंथ L2। सो E2 कैन बी रिटन एज K टाइम्स L2, सेम लॉजिक से, जैसे ये लिखा वैसे ये लिख लिया। सो L2 इज अ बैलेंसिंग लेंथ for E2 cell and L1 is a balancing length for E1 cell. स्टूडेंट, अगर आपको फर्स्ट एप्लीकेशन समझा था पूरा, तो ये बिल्कुल उसी का रिपीटेशन है और कुछ नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड कर देंगे। इफ आई डिवाइड दिस टू इक्वेशन, डिवाइडिंग पे K कट हो जाएगा, K कांस्टेंट रहता है। K इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। K, कुछ स्टूडेंटों का डाउट है सर K कैसे कांस्टेंट है? K is nothing but potential difference on this wire per meter। एक मीटर वायर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है K। K कांस्टेंट रहता है as long as you keep this current constant, ठीक है। सो K कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करो, K gets cancelled। सो E1 by E2 will be equal to L1 by L2। E1 by E2 is equal to L1 by L2, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि सर इसका ये क्या फाइंड किया, इसका यूज क्या है? देखो, हमने दो EMFs का रेशियो फाइंड किया ना। व्हाट्स आवर एप्लीकेशन? इट्स यूज्ड टू फाइंड रेशियो ऑफ टू EMFs। तो हमने यहाँ पे ना दो EMFs का रेशियो फाइंड किया है, E1 by E2 का रेशियो फाइंड आउट किया है। इससे फायदा क्या होता है? देखिए,
इस फॉर्मूला में देखो k की नीड नहीं है, आपको k फाइंड ही नहीं करना पड़ेगा, k गॉट कैंसिल, आपको खाली L1 L2 मेजर करना है और यहाँ पे डालना है, ठीक है। L1 L2 मेजर करना है, यहाँ पे डालना है। L1 L2 can be measured experimentally on the in the experiment we can measure L1 L2, so L1 L2 खाली मेजर करना है, k मेजर नहीं करना है, यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर L1 by L2 का जो रेशियो है अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया, if this ratio comes greater than 1, that means E1 by E2 is also greater than 1, that means E1 greater than E2। तो कौन सा EMF बड़ा है बस वो फाइंड करने के लिए ये काम आता है। दैट हमारे पास सपोज 2 सेल्स हैं, हमें खाली ये फाइंड करना है कि किस सेल का EMF ज्यादा है और किस सेल का कम है कंपैरेटिवली, तो वो इस मेथड से हो जाता है। सपोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, हाँ ये 2 सेल से ज्यादा सेल नहीं यूज कर सकते, 2 सेल से ही होता है। सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दैट विच EMF इज ग्रेटर देन विच वन, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। स्टूडेंट आज यहां तक फिनिश कर लो, नोटेड डाउन ऑल दिस थिंग्स, उसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, पर आज ये फिनिश करो प्लीज स्टूडेंट्स। कुछ रह गया है डायग्राम वगैरह तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिनिश दिस, कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। ओके स्टूडेंट्स, कुछ डाउट नहीं आ रहा है, आई होप ये कंप्लीट है, डायग्राम आप लोग ने बना लिया है हेलो सर। और ये वर्किंग है। हाँ बोलो सर, अगर